Now look at the actual CAT question based on average. Here we are given that a set of consecutive positive integers beginning with 1 is written on the blackboard. A student came along and erased one number. The average of remaining number is 35 7 by 17. What was the number erased? तो यहाँ पे अपन को गिवन है कि एक ब्लैक बोर्ड में कुछ नेचुरल नंबर्स लिखे हुए थे स्टार्टिंग फ्रॉम दी वन। तो एक स्टूडेंट आता है, एक नंबर एरेज करता है। तो जो बचे हुए नंबर्स है उनका एवरेज गिवन है 35 7 बाई 17। तो अपन को बताना है कि कौन सा नंबर उसने एरेज किया स्टूडेंट ने। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि अपने पास रिमेनिंग नंबर्स का एवरेज है 35 पॉइंट समथिंग। ये किसका एवरेज है? रिमेनिंग नंबर्स का। रिमेनिंग नंबर्स जो एक नंबर एरेज होने के बाद जो एवरेज है वो अपन को 35 पॉइंट समथिंग गिवन है। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो होता है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम। तो इसके बाद अगर मैं फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के एवरेज की बात करूं, तो जो एवरेज होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का वो होता है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू में आप क्या कर दोगे? डिवाइड बाय एन, सो दैट इज एन प्लस वन बाय टू। सो दिस इज बेसिकली द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब स्टूडेंट ने एक नंबर इरेज किया, तो बचे हुए नंबर्स का एवरेज 35 पॉइंट समथिंग है। तो यू शुड नो दैट कि वो नंबर इरेज होने के बाद अगर एवरेज 35 पॉइंट समथिंग है, तो पहले जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर लिखे हुए थे उनका भी एवरेज अराउंड 35 ही होगा। सो दैट मीन दिस एन प्लस वन बाय टू, जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर लिखे थे उनका भी एवरेज अराउंड 35 ही होगा। फ्रॉम हेयर यू कैन से दैट एन प्लस वन, टू इंटू 35 दैट इज 70। वन राइट साइड में जाएगा, एन विल बी अप्रोक्सीमेट 69। मतलब जो ओरिजिनल नंबर्स लिखे हुए थे वो आपके 69 के अराउंड थे। कितने थे वो अपन को एग्जैक्ट नहीं पता अभी। अब अपन को ये पता है कि एक नंबर इरेज हुआ है और बचे हुए नंबर्स का आपके पास एवरेज है। एक नंबर इरेज होने के बाद जो बचे हुए नंबर्स हैं उनका सम तो इंटीजर होगा, है ना, क्योंकि एक नंबर आपने नेचुरल नंबर हटाया तो बचे हुए नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स हैं, तो उनका सम तो इंटीजर होना चाहिए। और अपने पास बचे हुए नंबर्स का एवरेज है 35 7 बाय 70, विच इज 17 इंटू 35 प्लस 7, सो दैट इज 602 बाय 70। ये आपके बचे हुए नंबर्स का एवरेज है। अब बचे हुए नंबर्स को, रिमेनिंग नंबर्स जो आपके बचे हुए हैं उनको, उनका सम अगर आपको इंटीजर बनाना है तो 602 बाय 17 मतलब आपको इसको इस नंबर से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जो 17 का मल्टीपल हो, तभी आप बचे हुए नंबर्स का सम इंटीजर बना पाओगे। अब उसमें क्या करना है आपको कि बचे हुए नंबर्स का सम जो है उसको इंटीजर बनाने के लिए आपको यहाँ पे 17 का मल्टीपल तो लेना है, लेकिन वो आप कौन सा लोगे? 69 के अराउंड, क्योंकि आपके ओरिजिनल नंबर 69 के अराउंड है। उसके बाद सिर्फ एक ही नंबर हटा था, तो 69 के अराउंड 17 का मल्टीपल कौन है? 68। तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 68 रखता हूँ तो मेरा जो सम है रिमेनिंग नंबर्स का वो इंटीजर आएगा। और इससे मैं ये भी कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर बचे हुए नंबर 68 है एक नंबर इरेज होने के बाद, सो दैट मीन्स ओरिजिनल नंबर 69 थे, एक ज़्यादा थे। तो ओरिजिनल नंबर्स अगर एक ज़्यादा मतलब 69 थे तो 69 का सम क्या होगा? फर्स्ट 69 का सम 69 इंटू 70 बाय टू, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम। अब फर्स्ट ओरिजिनली 69 नंबर्स थे, उनका सम अपन को पता है, उसमें से एक नंबर इरेज होता है लेट से ई, वो अपन को फाइंड करना है। तो मुझे पता है कि जब फर्स्ट 69 नेचुरल नंबर्स का सम में से एक नंबर इरेज होगा तो रिमेनिंग जो सम होगा वो आपके लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा जो अपन को गिवन है 602 बाय 17 इंटू 68, क्योंकि वो बचे हुए नंबर का एवरेज इंटू नंबर ऑफ रिमेनिंग नंबर्स, तो ये सम भी इंटीजर होगा, तभी सम इंटीजर होगा। और ये एक नंबर एरेज होने के बाद का ही सम है, तो अपन इसको इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ से आप निकाल लो ई की वैल्यू, क्योंकि अपनी इक्वेशन बन गई है। तो 17 इंटू फोर होता है 68, 602 इंटू फोर क्या होगा? दैट इज 2408। तो दैट मीन्स जो एक नंबर इरेज हुआ था उसके बाद जितने नंबर्स बचे थे उनका सम था 2408, जो कि इंटीजर है।
और जो ओरिजिनल नंबर्स है उनका सम 2 इंटू 35, 69 इंटू 35 आप करोगे, यू विल गेट 2415। तो ओरिजिनल जो नंबर्स लिखे हुए थे उनका सम था 2415। उसमें से एक नंबर एरेज होता है, तो बचे हुए नंबर्स का एवरेज 2408। सो दैट मीन्स ये एरेज नंबर आपका होगा 2415 माइनस 2408, and that erased number is nothing but 7, which is your required answer, that is option A. Now look at the next actual CAT question. Here we are given that an elevator has a weight limit of 630 kg. It is carrying a group of people of whom the heaviest weight is 57 and the lightest weight is 53 kg. Now what is the maximum possible number of people in the group? तो यहाँ पे गिवन है कि एक एलिवेटर है जिसकी वेट लिमिट कैरी करने की 630 kg है। अब ये कुछ लोग हैं इस एलिवेटर में, जिसमें हाईएस्ट वेट जो है वो कितना है 57 और लोएस्ट वेट है 53। तो आपको बताना है मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं इस एलिवेटर में। तो अपन को यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल जो है जो एलिवेटर में होंगे उनको मैक्सिमाइज करना है। तो आप मैक्सिमाइज कैसे कर पाओगे कि आप हैवीएस्ट कम रखोगे और लाइटेस्ट मैक्सिमम रखोगे, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ पीपल व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल टेक वन हैवीएस्ट पर्सन ओनली, ठीक है। सो अगर 630 में से 57 हटाते हैं अपन, तो यू विल गेट 573 एज द रिमेनिंग वेट विच एलिवेटर कैन कैरी स्टिल नाउ, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, 630 जो है वो उसकी कैपेसिटी है, उसमें से अपन ने हैवीएस्ट पर्सन एक ले लिया। क्यों? क्योंकि अपन को नंबर ऑफ पीपल मैक्सिमाइज करना है, तो अपन लाइटेस्ट पर्सन मैक्सिमम करेंगे, तो अपन हैवीएस्ट को कम से कम रखेंगे। तो 57 का सिर्फ अपन ने एक ही हैवीएस्ट पर्सन रखा, तो 573 kg इज द रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिवेटर। तो एक हैवीएस्ट रखा अपन ने, ठीक है, एक हैवीएस्ट रखा अपन ने। अब यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, ये 573 जो रिमेनिंग कैपेसिटी है वो लाइटेस्ट से निकालेंगे। तो लाइटेस्ट वेट का जो पर्सन है वो क्या है 53। तो 573 kg अगर कैपेसिटी है तो 53 kg के कितने लोग आ सकते हैं? तो दिस वैल्यू विल बी अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट समथिंग, दैट इज 10.8। ओके, सो दैट मीन्स आप 573 जो रिमेनिंग कैपेसिटी है उसमें 53 kg के 10 लोग आप और ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो दैट मीन्स एलिवेटर जो है वो 10 लाइटेस्ट वेट के पर्सन और एक हैवीएस्ट वेट का पर्सन कैरी कर सकती है। सो दैट मीन्स elevator can carry maximum 11 persons, which will not exceed the limit of 630 kg. Clear? Now look at the actual CAT question, that is based on average. We are given that the average height of 22 toddlers increases by 2 inches when two of them leave this group. If the average height of these two toddlers is one third the average height of the original 22, then the average height in inches of the remaining 20 toddlers is. तो यहाँ अपन को गिवन है कि 22 टॉडलर्स हैं, उनका कुछ एवरेज था, तो जब दो टॉडलर्स ने उस ग्रुप को छोड़ा तो एवरेज 2 से इंक्रीज हो गया। तो अपन क्या करने वाले हैं कि लेट्स से कि 22 टॉडलर्स जो थे उनका जो एवरेज है वो अपन मान लेते हैं एवरेज हाइट ए। तो ये अपन ने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि 22 टॉडलर्स का एवरेज हाइट था ए। अब इसमें से दो टॉडलर्स जाते हैं, तो कितने टॉडलर्स हो गए 20। सो उनका एवरेज क्या हो जाता है 2 से इंक्रीज हो जाता है, ये क्लियरली गिवन है। तो पहले 22 टॉडलर्स थे, उनका एवरेज अपन ने ये मान लिया, दो टॉडलर्स गए तो 20 टॉडलर्स बचे, उनका एवरेज 2 से इंक्रीज हो गया, ये क्लियरली गिवन है। और क्या गिवन है कि जो दो ये टॉडलर्स गए थे जिन्होंने ग्रुप को छोड़ा था, उनका एवरेज क्या है, दैट इज वन थर्ड द एवरेज हाइट ऑफ ओरिजिनल 22। इनका एवरेज इस वैल्यू का 22 टॉडलर्स का जो एवरेज है उसका वन थर्ड है। तो मतलब इन दो टॉडलर्स का एवरेज हाइट जो है वो है वन थर्ड ऑफ ए। तो दो टॉडलर्स की एवरेज हाइट पता है, नए ग्रुप का अपन को एवरेज पता है, और ओरिजिनल ग्रुप का भी एवरेज अपन ने मान लिया है। तो अपन को पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 22 अपन को निकालना है एवरेज हाइट ऑफ
20 टॉडलर्स, मतलब अपन को ये a+2 की वैल्यू निकालनी है। तो 20 टॉडलर्स का एवरेज निकालना है a+2। तो पहले a पता करना पड़ेगा। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसमें रिवर्स वर्क करेंगे। ठीक है, जो अपन ने क्लास में डिस्कस किया था, रिवर्स कैसे करने वाले हैं अपन, कि अपन क्या करेंगे कि जो 20 टॉडलर्स हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कि पहले मान लिया अपन ने कि पहले 20 टॉडलर्स थे। अब 20 टॉडलर्स से अपन रिवर्स चलते हैं कि दो टॉडलर्स को ऐड करा देते हैं। तो इससे क्या हुआ, मतलब 20 टॉडलर्स में अगर दो टॉडलर्स ऐड होते हैं तो 22 हो जाएंगे। तो मतलब एवरेज a+2 से a हो गया, मतलब एवरेज 2 से ड्रॉप हो गया। तो अपन रिवर्स वर्क कर रहे हैं। तो एवरेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से ड्रॉप हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो दो नए टॉडलर्स आए जिनके वजह से एवरेज 2 से ड्रॉप हुआ है, तो उनकी हाइट क्या होगी वो अपन पता कर सकते हैं। तो इसमें अपन क्या लॉजिक लगाएंगे कि जो दो टॉडलर्स ऐड हुए हैं वो अगर a+2 हाइट के होते हैं, दोनों इंडिविजुअली a+2 हाइट के होते हैं, तो एवरेज में चेंज आता ही नहीं। क्योंकि एवरेज हाइट, एवरेज की वैल्यू की अगर एंट्री होती है तो एवरेज में कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। तो अपन मान लेते हैं कि ये जो दो टॉडलर्स हैं वो a+2 हाइट के होंगे एटलीस्ट इंटू टू। तो टोटल हाइट होगी उनकी a+2 इंटू टू। तो इतना होता तो एवरेज में चेंज नहीं आता, लेकिन इनके आने से एवरेज 2 से ड्रॉप हुआ है। इसका मतलब ये अपनी इस हाइट से कितना कम है। एवरेज 2 से ड्रॉप कितना कैसे होगा, एवरेज 2 से ड्रॉप, 22 टॉडलर्स का एवरेज 2 से ड्रॉप तब होगा जब हर एक में 2 इंचेस का ड्रॉप होगा हाइट में। तो 22 में 2 का ड्रॉप होगा, मतलब ये जो दो टॉडलर्स ऐड हुए हैं इनकी हाइट कितनी कम है, 22 इंटू टू, क्योंकि इनके आने से एवरेज 2 से ड्रॉप हुआ है। तो ये इनकी एक्चुअल हाइट है, दो टॉडलर्स जो नए आए उनकी। ठीक है, और अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनकी एक्चुअल हाइट का भी अपन को इन्फॉर्मेशन है कि दो टॉडलर्स का एवरेज कितना था, 1/3 ऑफ है। तो अगर एवरेज इतना है तो इनकी टोटल हाइट कितनी होगी। तो अपन को पता है टोटल क्या होगा इनका, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टू, क्योंकि दो टॉडलर्स हैं। सो दैट इज 1/3 ऑफ ए इंटू टू। तो अपन को इन दो टॉडलर्स की टोटल हाइट पता है, एक्चुअल 1/3 ऑफ ए इंटू टू, वो अपन यहाँ पे इक्वेट कर देंगे। सो दैट इज 1/3 ऑफ ए इंटू टू। तो इससे अपन निकाल लेंगे ए की वैल्यू और फिर निकाल लेंगे a+2 की वैल्यू जो अपन को चाहिए। तो यहाँ पे 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू टू 6 इंटू a+2, एंड नेक्स्ट 3 इंटू टू 6 इंटू 22 इक्वल टू a इंटू टू दैट इज 2 है। तो ये हो गया 6a प्लस 6 2 12, 22 इंटू 6 करेंगे तो यू विल गेट 132 इक्वल टू 2 है। तो 6a माइनस 2a हो गया 4 है। 132 minus 12 that will give you 120, so a is basically 30. So once you got a, और अपन को निकालना क्या था, 20 टॉडलर्स का एवरेज निकालना था रिमेनिंग टॉडलर्स का। तो वो क्या है, a+2। तो दैट मीन्स आपका आंसर है 30+2 एंड दैट इज 32। ओके, विच इज ऑप्शन सी। एक्चुअली दिस ऑप्शन वॉज 30। ओके, so there that is misprint, but answer is 32, which is option C. Now look at the actual CAT question. We are given that Ramesh and Gautam, they are among 22 students who write an exam. Ramesh score 82.5. Average score of 21 students other than Gautam is 62. The average score of all 22 is one more than average score of 21 student other than Ramesh. Find the score of Gautam. अब यहाँ पे गिवन क्या है अपन को कि 22 स्टूडेंट्स हैं, मतलब रमेश, गौतम और उसको मिला के 20 और स्टूडेंट है। इन सबका, ये सब एक पेपर लिखते हैं। ठीक है, रमेश, गौतम और 20 स्टूडेंट और हैं, ये कोई पेपर लिखते हैं जिसमें रमेश का स्कोर जो है ना वो क्लियरली गिवन है 82.5। अब अपन को एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट अदर देन गौतम। मतलब अपने पास गौतम को छोड़ के बाकी 21 स्टूडेंट, ठीक है, उनका एवरेज देके रखा है कितना, 62। मतलब इसमें रमेश इंक्लूड है। तो अपने पास एक ग्रुप है
जिसका एवरेज क्या है 21 स्टूडेंट का 62 अदर देन गौतम, मतलब इन 21 स्टूडेंट का एवरेज अपन को गिवन है कितना 62 अदर देन गौतम, एंड द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल 22 इज वन मोर देन एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट अदर देन रमेश। मतलब अगर एक और ग्रुप लेते हैं अपन 21 स्टूडेंट का, और यहाँ पे रमेश के अलावा मतलब इसमें गौतम प्रेजेंट है और बाकी 20 स्टूडेंट, उनका एवरेज अगर मैं लेट से एक्स लेता हूँ, तो यहाँ पे बोला है जो 22 स्टूडेंट टोटल 22 थे, उनका एवरेज एक कितना ज्यादा है, वन मोर, एक ज्यादा है किससे, इस ग्रुप के एवरेज से। तो इस ग्रुप का एवरेज मैंने मान लिया एक्स, तो इसका एवरेज क्या होगा एक्स प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को तीन ग्रुप दिए हुए हैं बेसिकली। एक ग्रुप दिया है पूरे 22 स्टूडेंट का, एक ग्रुप दिया है जिसमें रमेश है लेकिन गौतम नहीं है, इस ग्रुप का एवरेज है 62। एक ग्रुप दिया हुआ है जिसमें रमेश नहीं है गौतम है, उस ग्रुप का एवरेज मैंने मान लिया एक्स। और उन्होंने एक रिलेशन दिया कि इसका एवरेज अगर एक्स है तो ये वाले जो 22 स्टूडेंट्स हैं इनका एवरेज इससे एक ज्यादा है। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि आपके पास तीन ग्रुप्स हैं, एक पूरे 22 स्टूडेंट्स का, ये पूरे 22 स्टूडेंट्स का ग्रुप है आपके पास, एक 21 स्टूडेंट का ग्रुप है जिसमें रमेश बाहर है, और एक 21 स्टूडेंट का ग्रुप है जिसमें गौतम बाहर है। ठीक है, अब अगर अपन इसको ऐसे देखें कि इसमें आप ये देखो कि ये वाले ग्रुप को अगर मैं कंसिडर करता हूं जिसमें रमेश बाहर है, मतलब मैं सिर्फ ये वाले ग्रुप की अगर बात करूं, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस ग्रुप में और इस ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इस ग्रुप में अगर रमेश ऐड हो जाता है, ठीक है, तो एवरेज कितने से बढ़ गया, वन से। ठीक है, इस ग्रुप में अगर मैं रमेश को ऐड करता हूं तो एवरेज एक से बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसकी अगर अपन बात करें तो एवरेज एक से बढ़ेगा, तो अपन यहां से बोल सकते हैं कि रमेश का जो स्कोर है वो क्या होगा। तो देखो अगर बात करें कि यहाँ पे 21 स्टूडेंट है, 21 से 22 हो गए, ठीक है, तो रमेश का स्कोर अगर एक्स होता तो एवरेज में चेंज ही नहीं आता। ठीक है, अगर रमेश का स्कोर एक्स है और वो इस ग्रुप में जाके ऐड होता तो एवरेज में चेंज ही नहीं आता। तो इसका मतलब रमेश का स्कोर एक्स से कितना ज्यादा है, जब ये इसमें ऐड हो रहा है तो कितने, एवरेज एक से बढ़ रहा है, तो एक से एवरेज कब बढ़ता है, जब पूरे 22 ऑब्जर्वेशन में वन का एडिशन होगा। तो मतलब ये 1 × 22 होगा, मतलब वो अपने साथ रमेश एक्स्ट्रा कितने लेके आया 22। ठीक है, एक्स तो उसका मिनिमम वैल्यू था, स्कोर था, और ये रमेश का टोटल स्कोर अपन को गिवन है 82.5, ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो इधर से अपन एक्स निकाल लेंगे, 82.5 माइनस 22, तो इधर से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60.5। तो आप बोल सकते हो कि ये वाला जो ग्रुप है इसका एवरेज कितना है 60.5, और इस ग्रुप का एवरेज कितना है 61.5। आ गई बात समझ में। तो इस ग्रुप का एवरेज मिल गया 60.5, इस ग्रुप का एवरेज मिल गया मुझे 61.5। अब आप ये देखो, आपको गौतम का स्कोर निकालना था, अब आप इस ग्रुप में इस ग्रुप को रिलेट करो। तो इस ग्रुप में क्या हुआ है, ये वाला ग्रुप है जिसमें सिर्फ रमेश था, अब इसमें क्या हुआ गौतम जुड़ता है तो एवरेज 61.5 हो जाता है। इस ग्रुप का एवरेज ऑलरेडी पता है 62, 62 से एवरेज क्या हो गया 61.5, कब, जब गौतम इस ग्रुप में ऐड होता है। तो गौतम का क्या निकालना है स्कोर, तो ये भी हम पढ़ के बैठे हैं कि ये कैसे करते हैं, कि अगर अपन बात करें कि गौतम इस ग्रुप में ऐड हो रहा है, तो ये वाला ग्रुप से अपन क्या जा रहे हैं, ये वाले ग्रुप पे एंटर हो रहे हैं। तो अगर गौतम का स्कोर 62 ही होता तो एवरेज में चेंज ही नहीं आता। ठीक है, लेकिन 62 से 61.5 हो गया, मतलब एवरेज कितने से ड्रॉप हुआ, 0.5 से ड्रॉप हुआ। तो 0.5 होता है 1/2, और 0.5 से अगर ड्रॉप हुआ है तो कितनों में ड्रॉप होगा, पूरे 22 में, है ना। तो 1/2 इंटू 22, तो मतलब जो गौतम है उसका अगर एटलीस्ट स्कोर 62 होता, ठीक है, गौतम अगर 62 की एंट्री से आता तो एवरेज में चेंज नहीं आता। लेकिन गौतम के एंटर होने से एवरेज अगर 0.5 से कम हुआ है तो गौतम का मिनिमम स्कोर तो 62 है ही है, लेकिन कितना कम है, एवरेज 0.5 से कब कम होगा,
जब 0.5 ऑल 22 स्टूडेंट्स में से 0.5 कम होगा तब, है ना। तो मतलब 62 माइनस दिस, तो 2 इंटू 11 22, तो 62 माइनस 11 करना है आपको, तो 52 और ये हो गया आपका 51. सो दैट इज द स्कोर ऑफ गौतम विच इज ऑप्शन ए. Now look at the next actual cat question based on average. We are given that Dick is thrice as old as Tom and Harry is twice as old as Dick. If Dick's age is 1 year less than the average age of all three, then Harry's age in years is. तो यहाँ पे तीन मेंबर हैं, एक डिक, एक टॉम और एक हैरी. तो अपन को गिवन है कि डिक की एज 3 टाइम्स है टॉम की. तो टॉम की एज अपन एक्स मान लेते हैं, तो डिक की एज हो जाएगी 3x. और क्लियरली गिवन है हैरी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज डिक. हैरी की एज डिक से क्या है, ट्वाइस है. तो 3x का अपन ट्वाइस करेंगे तो दैट इज 6x. तो यहाँ पे अपन को डिक, टॉम और हैरी की एज अपन ने मान ली 3x, x और 6x. तो दैट इज आर अजम्पशन, राइट. नाउ वी आर गिवन दैट डिक की जो एज है वो 1 साल कम है इन तीनों के एवरेज से. तो पहले इन तीनों का एवरेज देख लेते हैं. इन तीनों का एवरेज होगा एडिशन ऑफ ऑल दीज थ्री वैल्यूज डिवाइड बाय 3. सो दैट इज 10x बाय 3. तो जो डिक की एज है वो इस वैल्यू से एक कम है, एवरेज से एक कम है. तो डिक की वैल्यू तो अपन को पता ही है 3x है. तो डिक की एज अगर 3x है तो वो एवरेज वैल्यू से एक कम है, ये अपन को गिवन है. ठीक है. तो डिक की एज एवरेज से एक कम है, तो इससे अपन इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेंगे. तो 3 इंटू 3, यहाँ एलसीएम लोगे आप, यू विल गेट 9x इक्वल टू 10x माइनस 3. सो दैट इज x इक्वल टू 3. सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 3. निकालना क्या है, हैरी की एज. हैरी की एज क्या मानी थी अपन ने, 6x. सो देयर फोर हैरी की एज अगर 6x है तो आंसर इज 6 इंटू 3, दैट इज 18 years. So your input answer is 18. Okay, now look at the next question from CAT 21. So here we are given that the arithmetic mean of scores of 25 students in an exam is 50. Arithmetic mean means average only. ठीक है. तो एवरेज 25 स्टूडेंट्स का गिवन है 50. 5 ऑफ दी स्टूडेंट्स टॉप द एग्जाम विद द सेम स्कोर. तो 5 टॉपर्स हैं. ठीक है. जितने भी 5 टॉपर्स हैं सबका स्कोर सेम है. If the score of other students are distinct integers with the lowest being 30, then the maximum possible score of the toppers is. यहाँ पे क्लियरली गिवन है जो टॉपर्स है 5 उनका स्कोर सेम है. ठीक है. और जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके सबके मार्क्स इंटीजर वैल्यू है और सब इंटीजर्स डिफरेंट है, मतलब किसी के भी मार्क्स रिपीट नहीं हो रहे हैं. प्लस लोएस्ट वैल्यू जो है आपको वो भी गिवन है, अदर स्टूडेंट्स की लोएस्ट वैल्यू का स्कोर गिवन है 30. ठीक है. तो आपको बताना है मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर. मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर मतलब टॉपर्स का स्कोर क्या है. तो फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे ये देखें कि 25 स्टूडेंट है जिसमें 20 स्टूडेंट्स और 5 स्टूडेंट्स का ब्रेकअप है. तो इन पूरे का अपन को एवरेज दिया हुआ है 50. ठीक है. इन पूरे का अपन को एवरेज दिया हुआ है 50. अब यहाँ पे अपन को बोला है कि जो 5 स्टूडेंट है उनका स्कोर सेम है. सो लेट मी टेक दो स्कोर एज x 1 2 3 4 5. ठीक है. पांचों का स्कोर सेम है. अब मुझे ये पता है ये जो 20 स्टूडेंट है इन सबके मार्क्स डिफरेंट है, जिसमें लोएस्ट स्कोर क्या है 30. और अगर आपको इसको मैक्सिमाइज करना है तो आपको इस पार्ट को मिनिमाइज करना पड़ेगा. ठीक है. तो आपको लॉजिक क्या लगाना है, अगर इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है तो मैं इस पार्ट को क्या करूंगा, मिनिमाइज करेंगे अपन, मतलब अपन सम मिनिमाइज करेंगे. तो इसका सम अगर मिनिमाइज करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस इंटीजर्स लेने पड़ेंगे विदाउट एनी गैप. ठीक है. तो आपकी अगर यहाँ 30 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 20 स्टूडेंट्स हैं जिसका लोएस्ट स्कोर 30 है, तो आप इसमें अगर 20 आगे ले जाते हो तो ये आपका लास्ट स्टूडेंट का स्कोर क्या बनेगा 49. क्योंकि 31
32, ऐसे करते करते आपको 20 स्टूडेंट्स का स्कोर बनाना है। तो जो आपका 20th स्टूडेंट होगा उसका स्कोर क्या होगा? 49, क्योंकि आप क्या ले रहे हो? उसको कंटिन्यूस ले रहे हो। अब आप क्या कर लो, इसका टोटल निकाल लो, इनका मार्क्स का टोटल निकाल लो। तो क्योंकि अपन को कॉन्सेप्ट पता है कि अगर ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो ये हमेशा एपी में होंगे, और एपी का एवरेज होता है फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज। ठीक है, और आप उससे सम निकाल सकते हो। तो इसके फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज हो गया 30 प्लस 49/2 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 20। तो 2 इंटू 10 हो गया 20, 40 30 79 इंटू 10 दैट इज 790। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे ये क्लियर है कि ये पूरे स्टूडेंट्स जो 20 हैं इनका स्कोर टोटल है 790। अब अपन को ये भी पता है कि जो अपने 25 स्टूडेंट्स हैं, ये जो पूरे 25 स्टूडेंट्स हैं इनका मुझे एवरेज पता है 50। तो मैं यहाँ से इन 25 स्टूडेंट्स का टोटल बता सकता हूँ, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो 25 स्टूडेंट्स हैं उनका टोटल स्कोर हो जाएगा 50 इंटू 25। सो 25 इंटू 5 1250 आपका टोटल होगा। तो इसका मतलब इन पूरे स्टूडेंट्स का टोटल 1250 है, जिसमें से इस ग्रुप का टोटल है 790। तो आपको बचे हुए ग्रुप का टोटल मिल गया। ठीक है, तो दैट मीन्स जो ये लास्ट टॉपर्स हैं, तो टॉपर्स का जो टोटल है वो हो जाएगा आपका 1250 माइनस 790। तो ये आपका आएगा 460। ठीक है, तो ये आपका 460 हो गया इन टॉपर्स का टोटल, और सबके मार्क्स इक्वल हैं। ठीक है, तो आप इसको किससे डिवाइड कर दोगे? तो ईच टॉपर स्कोर्ड, उसके लिए आप इसको डिवाइड कर दोगे 5 से। तो ये आएगा 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, दैट इज 92, एंड दैट इज योर इनपुट आंसर। Okay, now look at the question from actual CAT paper, CAT 22 slot 1. Here we are given that the average of three integer is 13. When a natural number n is included, the average of these four integer remains an odd integer. The minimum value of n is. तो सबसे पहले अपन को तीन इंटीजर का एवरेज गिवन है, तो अपन इन तीन इंटीजर का टोटल बता सकते हैं। 13 इंटू 3 दैट इज 39। अब इसमें आपने एक नेचुरल नंबर इंक्लूड किया है, तो आपके टोटल ऑब्जर्वेशन हो गए कितने? 4। अब आपको ये एवरेज क्या चाहिए? क्वेश्चन बोल रहा है ऑड इंटीजर। ठीक है, तो अपन को तीन इंटीजर का एवरेज गिवन था, टोटल पता है, एक नेचुरल नंबर इंक्लूड किया, तो इन चार नंबर का एवरेज ऑड इंटीजर होना चाहिए। तो होना इंटीजर चाहिए, मतलब न्यूमरेटर शुड बी डिविजिबल बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अपन पहले बात करें यहाँ पे, तो ये तो हो गया अपना 39 प्लस n/4 इक्वल टू ऑड इंटीजर। 39 का मल्टीपल 4 के पास कौन सा है? 36। तो 36 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस n/4 इक्वल टू ऑड इंटीजर। अब 36/4 क्या होता है? 9, और बाकी कितना बचा? 3 प्लस n/4। ये दोनों का सम मुझे चाहिए ऑड इंटीजर। ठीक है, अब 9 तो है, 9 में कुछ ऐसा नंबर ऐड होना चाहिए कि ऑड इंटीजर आए। तो ये वाला जो नंबर है, ये n अपन को बोला है क्वेश्चन ने मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। तो आप मिनिमम से अगर स्टार्ट करते हो, लेट से 1, तो 3 प्लस 1 4, 4/4 होता है 1। तो 9 प्लस 1 क्या बनेगा? इंटीजर तो बनेगा, लेकिन वो इवन बनेगा, है ना? सो दैट इज एलिमिनेटेड। नेक्स्ट आप उठाओ ऑप्शन 3, तो 3 प्लस 3 6, 6/4 बनेगा डेसिमल, विच इज नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो 3 एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन उठाते हैं अपन 4, 3 प्लस 4 7, अगेन डेसिमल वैल्यू मिलेगी, सो दिस इज एलिमिनेटेड। लास्ट ऑप्शन इज 5, 3 प्लस 5 8, 8/4 इज 2। अब 8/4 2 है, तो आप यहाँ बोल सकते हो कि ये 9 प्लस 2 हो गया, और 11 आपका क्या होता है? ऑड इंटीजर। और ये कब आया? जब आपने n क्या लिया? 5। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। Let's look at the actual CAT question based on average. So here we are given that in a football tournament, a player has played a certain number of matches and 10 more matches are to be played.
If he scores a total of one goal over the next 10 matches, his overall average will be 0.15 goals per match. On the other hand, if he scores a total of two goals over the next 10 matches, his overall average will be zero point 0.2 goals per match. The number of matches he has played so far. So यहाँ पे ये गिवन है कि एक प्लेयर ने टूर्नामेंट में कुछ मैचेस खेले, उसके बाद 10 मैच और खेलने हैं, तो जो नेक्स्ट 10 मैचेस होने हैं उसमें अगर वो एक गोल करता है तो उसका एवरेज ओवरऑल 0.15 होगा, और अगर वो नेक्स्ट 10 मैचेस में दो गोल करता है तो उसका ओवरऑल एवरेज 0.2 गोल्स होगा। ठीक है, 0.2 गोल्स पर मैच होगा। सो वी हैव टू फाइंड कि उसने कितने मैच अभी तक खेले हैं। सो लेट मी टेक कि उसने अभी n मैचेस खेले, और उसके बाद अगर वो नेक्स्ट 10 मैचेस में एक ही गोल करता है तो उसका ओवरऑल एवरेज हो जाएगा 0.15 गोल्स पर मैच। बी क्लियर विद द यूनिट्स, ओके, क्योंकि एवरेज के क्वेश्चन करते टाइम यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अब यही सिचुएशन दी है कि अगर इसी एन मैचेस खेलने के बाद, यही एन मैचेस खेलने के बाद जो नेक्स्ट 10 मैचेस होंगे उसमें अगर वो दो गोल करता है तो उसका ओवरऑल एवरेज हो जाएगा 0.20 गोल्स पर मैच। तो पहले अपन यहाँ पे एक चीज समझे जो कि है एवरेज। एवरेज यहाँ पे गिवन है गोल्स स्कोर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। सो दैट इज द एवरेज गोल्स पर मैच। सो आप यहाँ पे ये नोटिस करो, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये कि जब गोल एक से दो हो गए, मतलब एक गोल इंक्रीज हो गया, तो एवरेज कितने से इंक्रीज हो गया? ओवरऑल 0.05 से एवरेज इंक्रीज हो गया। तो आप ये देख रहे हो, ये जो एवरेज है वो अगर इंक्रीज हो रहा है गोल्स के इंक्रीज होने पे, तो नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे? सो आप ये सिचुएशन यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कि एवरेज का इंक्रीमेंट है 0.05 का। ठीक है, कब? जब एक गोल इंक्रीज होता है। तो जब एक गोल इंक्रीज होता है किसमें? टोटल मैचेस कितने हैं? n+10 मैचेस, तो दोनों केस में n+10 ही है, n मैचेस एंड ये 10, तो n+10 दोनों केस में टोटल मैचेस तो n+10 है। तो अगर एवरेज 0.05 से बढ़ता है तो वो कब होता है? जब एक गोल इंक्रीज होता है। तो बस आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप नंबर ऑफ मैचेस निकाल सकते हो, क्योंकि आप किस पे काम कर रहे हो? डायरेक्ट इफेक्ट पे। ठीक है, इफेक्ट क्या है कि एक गोल इंक्रीज होने पे एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपने ये इफेक्ट देख लिया, तो अब आप देखो 0.05, 0.05 विल बी 5/100 इक्वल टू 1/n+10। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। सो 5 into 20, so 20 will be equal to n+10. So from here we can say that n will be 10. Okay, so that is the required answer, 10। तो मतलब अभी तक उसने कितने मैच खेले? 10, and that is your input answer. Let's look at the next actual CAT question based on average. So here we are given that the average of a non-decreasing sequence of n numbers a1 to an is 300. If a1 is replaced by 6a1, the new average becomes 400. Then the number of possible values for a1 is. So यहाँ बेसिकली अपन को गिवन है कि एक सीक्वेंस है जो नॉन डिक्रीजिंग है, मतलब वो या तो इंक्रीज ही होगा या फिर सेम भी रह सकता है। तो जो टर्म्स है वो सेम रहेंगी या फिर इंक्रीज होगी, लेकिन डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो एवरेज दिया हुआ है इस नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस का, जिसमें n टर्म्स है, where n will be natural number because number of terms cannot be in fraction or decimal. So n is a natural number, और इस सीक्वेंस का जो एवरेज है वो 300 है। अब ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में कि अगर a1 को आपने 6a1 से रिप्लेस कर दिया तो एवरेज हो जाएगा 400। ठीक है, सो अपन पहले ये देखें कि पहले एवरेज क्या था, दैट इज a1 प्लस a2 टिल an। ओके, सो दैट मीन्स ये एवरेज था। लेकिन अगर आप a1 को 6a1 से रिप्लेस कर दोगे तो 6a1 a2 टिल an,
डिवाइडेड बाय n। तो इन दोनों के एवरेज का डिफरेंस क्लियरली गिवन है कि एवरेज बिकम्स 400, मतलब 300 से 400 हो जाएगा। इसका एवरेज 300 है, इसका एवरेज 400 है, मतलब ये एवरेज इस एवरेज से कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है। सो दैट मीन्स इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 100। Now, as you can see that this 6a1 can be written as 5a1 plus a1 plus a2 till an divided by n minus a1 plus a2 till an by n equal to 100। ओके, सो आप ये जो टर्म है इसको आप अलग कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 5a1 by n, 5a1 by n प्लस दिस टर्म a1 a1 प्लस a2 टिल an बाय n माइनस a1 प्लस a2 प्लस an बाय n इक्वल टू 100। सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी दैट ये दोनों टर्म सेम है, तो ये पूरी कैंसिल आउट हो जाएंगी। यू विल बी लेफ्ट विथ 5a1 by n equal to 100, or a1 will be equal to 5 into 20 is 100, so a1 will be equal to 20n। So we got the value of a1 in terms of n, that is a1 is 20n। Now we have to find the all possible values for a1। okay, now एक पॉइंट अपन को यहाँ पे समझना है that a1 आया 20n। okay, so let me take the cases for a1। so if I take n as 1, okay, अगर अपन n यहाँ 1 रखते हैं तो a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 क्या होगा, एवरेज क्या होगा, एंड वी नो दैट एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स इज सम। ठीक है, तो इस सिचुएशन को अपन टेस्ट करते हैं कि अगर n 1 रखते हैं तो n 1 रखेंगे तो 20 इंटू 1 हो जाएगा 20। सो दैट मीन्स फर्स्ट टर्म विल बी 20। बट अपन को बोला गया है कि n कुछ भी हो, इस सीक्वेंस का एवरेज 300 ही होना चाहिए। तो जब मैंने n 1 लिया तो मेरी तो एक ही टर्म आएगी 20, तो उसका एवरेज 300 हो इंटू 1, एक ही टर्म है, सम हो गया 300। सो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक ही टर्म से आप सम 300 नहीं बना सकते, जबकि वो खुद जब 300 ना हो। ठीक है, तो जब तक वो खुद फर्स्ट टर्म 300 नहीं होगी तो एवरेज 300 और सम 300 नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे अपनी जब अपन ने n की वैल्यू 1 ली तो a1 कितना आ रहा है, दैट इज 20। so from here we can say that this case is not possible। now if I look at the n equal to 2, n equal to 2, so this will be 20 into 2, that is 40। so first term will be 40, second term जो भी होगी। लेकिन उसका अगर अपन बात करें एवरेज 300 बिल्कुल हो सकता है, टर्म्स हैं दो, सम हो जाएगा उसका 600। तो दो टर्म्स आप बना ले सकते हो जिससे आपकी इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगी, दैट इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगी। ठीक है, दो टर्म्स के साथ जिसका सम 600, तो आप कुछ भी रख सकते हो। तो अगर यहाँ पे अपन नेक्स्ट देखें कि n की वैल्यू मैं 3 लेता हूँ, n की वैल्यू 3 लोगे तो क्या होगा, 20 इंटू 3 दैट इज 60। इसके बाद दो टर्म्स और रख सकते हो जिसका जो एवरेज होगा वो 300 होगा, टर्म्स होंगी 3, सम आएगा 900। तो ये तो पॉसिबल है, तो ये तो चलता जाएगा कि 20 40 60 फर्स्ट टर्म हो सकती है, बट सॉरी 40 60 हो सकती है, 20 नहीं हो सकती। बट अगर आप ये देखो कि ये कितने केसेस अपन बना सकते हैं, तो मैं ये देख सकता हूं कि अगर मैं n की वैल्यू 15 लेता हूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म को सम के एवरेज के बराबर बना रहा हूं। तो अगर फर्स्ट टर्म एवरेज के बराबर हो जाए तो वो कब पॉसिबल हो सकता है, मतलब a1 क्या बन जाए 300। तो वो कब पॉसिबल है, जब 20 इंटू 15, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 15, 20 इंटू 15 इज 300। सो जब
टर्म्स 15 होगी तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगी 300, इसके बाद जो 14 टर्म्स होंगी उसका एवरेज 300 हो सकता है, और टोटल टर्म्स है 15, तो ये सम भी पॉसिबल है, ये सम भी पॉसिबल है। मतलब क्या पॉसिबल है कि 300 सब टर्म्स 300 है, टोटल टर्म्स है 15, तो एवरेज तो 300 ही रहेगा, तो ये सिचुएशन भी पॉसिबल है। लेकिन अगर आप इसके बाद n की वैल्यू अगर 16 लेते हो तो ये हो जाएगा 20 इंटू 16, दैट इज 320, और इसके बाद जो 15 टर्म्स होंगी, क्योंकि आपने 16 टर्म्स लिए, फर्स्ट टर्म तो आपकी 320 है, तो इसके बाद जो 15 टर्म्स होंगी उसको मिला के एवरेज 300 अचीव करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये 4800 सम इज नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज आपकी फर्स्ट टर्म जब 320 है, जब फर्स्ट टर्म ही 320 है, तो पूरी 16 टर्म्स का एवरेज 300 कैसे हो सकता है? एवरेज वैल्यू मिनिमम से कम नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, नॉन डिक्रीजिंग है। इसके बाद तो जो भी टर्म्स होंगी वो 320 से तो बड़ी ही होंगी, ये नॉन डिक्रीजिंग है, ये क्या है, नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो नॉन डिक्रीजिंग में फर्स्ट टर्म के बाद जो भी टर्म होंगी वो फर्स्ट टर्म से तो बड़ी होगी, तो जब मिनिमम टर्म ही फर्स्ट टर्म ही अपनी 320 है तो एवरेज 300 कैसे हो सकता है? क्योंकि एवरेज तो अपन को सब में ही 300 मेंटेन रखना है। तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि जैसे एन को आप 15 से आगे बढ़ाते जाओगे तो आपके जो भी केस होंगे वो पॉसिबल नहीं होंगे। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट कि जो केसेस बन सकते हैं वो एन की वैल्यू 2 से लेके सिर्फ 15 तक बन सकते हैं। सो एन की वैल्यू 2 टू 15 पॉसिबल है। मतलब आपके कितने सीक्वेंस पॉसिबल है? सीक्वेंस जो बन सकते हैं वो इन सब कंडीशन को सेटिस्फाई करें, सो दैट इज 14 सीक्वेंस बन सकते हैं। लेकिन अपन से पूछा हुआ है, पूछा गया है कि फर्स्ट पॉसिबल वैल्यूज फॉर A1, तो A1 क्या क्या हो सकता है? तो जब 14 सीक्वेंस बनेंगे तो सब 14 सीक्वेंस में A1 भी सब यूनिक होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, तो 14 वैल्यूज A1 की भी पॉसिबल है। तो A1 सीक्वेंस बोल लो या A1 बोल लो, दोनों के लिए सेम number of cases हैं, that is 14, and that is the required answer. So you have to input the answer as 14. Let's look at the actual CAT question based on average. So we are given with, there are three persons A, B, and C in a room. If a person's D join the room, the average weight of the person in the room reduces by X kg. Instead of D, if person E joins the room, the average weight of the person in the room increases by 2x kg. If the weight of E is 12 kg more than that of D, then the value of X is. So basically एक रूम में इनिशियली तीन लोग थे, A, B और C। तो इसमें दिया है कि अगर D उनको ज्वाइन करता है तो इनका जो एवरेज वेट है वो x kg से रिड्यूस हो जाएगा। तो ए बी सी का इनिशियल एवरेज अपन मान लेते हैं स्मॉल ए। ठीक है, अब क्या बोला है कि अगर इनको डी ज्वाइन करता है, अगर इनको डी ज्वाइन करता है तो ये एवरेज ए जो है वो एक्स से रिड्यूस हो जाएगा, तो एवरेज हो जाएगा ए माइनस एक्स डी के ज्वाइन होने से। तो मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि इन चारों का जो टोटल है डिवाइडेड बाय 4 वो किसके इक्वल है? ए माइनस एक्स के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो अपने पास है कि इंस्टेड ऑफ डी अगर ई ज्वाइन करता है तो एवरेज वेट 2x से इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट मीन्स ये हो गया कि ए, बी और सी को अगर ई ज्वाइन करता है तो जो एवरेज है ए से क्या हो जाएगा? 2x इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ए बी सी का एवरेज ए था, स्मॉल है, ई के ज्वाइन होने से एवरेज 2x से इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट मीन्स दिस एवरेज विल बिकम a प्लस 2x। तो ये इंफॉर्मेशन अपन को गिवन। नाउ एक इंफॉर्मेशन क्लियरली गिवन है कि E का वेट D से 12 kg ज्यादा है, सो दैट मीन्स E माइनस D, इनका जो वेट का डिफरेंस है वो 12 है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप इन दोनों इक्वेशन में देखो कि जो कॉमन पार्ट है वो है a प्लस बी प्लस सी बाय 4 और d बाय 4, मतलब आप इसको स्प्लिट कर सकते हो ए बी सी बाय 4 प्लस ई बाय 4। तो मतलब ये कंपोनेंट अगर अपन सेपरेट कर दें, ठीक है, और d बाय 4 और e बाय 4 देख लें,
और फिर इनका डिफरेंस ले लें, क्योंकि अपने पास ई और डी का डिफरेंस है। तो ई और डी का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 12। तो ई और डी का डिफरेंस निकल जाएगा। तो मतलब ये हो गया कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट ए प्लस बी प्लस सी बाय 4 प्लस डी बाय 4, दैट इज इक्वल टू ए माइनस एक्स। ओके, एंड इसको अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बाय 4 प्लस ई बाय 4 इक्वल टू ए प्लस 2 एक्स। ठीक है, तो अब इसमें इसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल दूं और इसको मैं अगर सेकंड इक्वेशन बोल दें, तो अपन के पास ई माइनस डी है। तो अपन ई बाय 4 माइनस डी बाय 4 निकाल सकते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट करके। तो सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे आप, तो ये दोनों कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा लेफ्ट साइड में, यू विल बी लेफ्ट विथ ई बाय 4 माइनस डी बाय 4 इक्वल टू ए प्लस 2 एक्स माइनस ऑफ ए माइनस 2 एक्स। तो ए प्लस 2 एक्स माइनस ऑफ ए माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करके अपन एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा, ई माइनस डी बाय 4 इक्वल टू 2 एक्स, ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, 2 एक्स प्लस एक्स हो जाएगा ये 3 एक्स। ई माइनस डी की वैल्यू अपने पास है 12, वो अपन यहाँ पे रख देंगे। सो 12/4 क्या हो जाएगा ये 3। So we got 12 by 4 is 3 equal to 3x. So from here we can say that x is 1 and that is the required value which is available in option C. ठीक है, let's look at the actual Z question based on average. So we are given with 5 students appeared for an exam. The average mark obtained by these 5 students is 40. The maximum mark of the exam is 100 and each of the 5 students scored more than 10 marks. However, none of them scored exactly 40 marks. So based on the information given, which of the following must be true? तो यहाँ बेसिकली आपकी एवरेज की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ही टेस्ट हो रही है। तो यहाँ पे गिवन क्या है कि 5 स्टूडेंट हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये 5 स्टूडेंट मैंने मान लिए, 5 स्टूडेंट है जिनका एवरेज स्कोर जो है, जिनका एवरेज स्कोर टेस्ट में है 40। अब पॉइंट ये है कि जो मैक्सिमम मार्क है वो 100, मतलब जो पेपर है वो 100 मार्क्स का था मैक्सिमम, और सब ने एटलीस्ट 10 मार्क्स तो ऑब्टेन किए हैं। ईच ऑफ देम स्कोर्ड मोर देन 10 मार्क्स, तो सबके 10 से तो ज़्यादा ही है। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 10 एटलीस्ट है सबके। अब पॉइंट क्या दिया नेक्स्ट, कि नन ऑफ देम स्कोर्ड एग्जैक्टली 40, और आप किसी को भी 40 स्कोर नहीं दे सकते, ये भी कंडीशन दे के रखी है। अब नेक्स्ट, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको पता करना है कि ये जो आपके ऑप्शंस हैं इनमें से क्या मस्ट बी ट्रू है। तो पहला ऑप्शन है एटलीस्ट 3 ऑफ देम स्कोर्ड अ मैक्सिमम 40। नेक्स्ट, एटलीस्ट 3 ऑफ देम स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स, एंड यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, यहाँ मैक्सिमम दिया है, एटलीस्ट 3 ऑफ देम स्कोर्ड अ मैक्सिमम ऑफ 40, ए ऑप्शन, और एटलीस्ट 3 ऑफ देम स्कोर्ड मोर देन 40। थर्ड में बोला एटलीस्ट 1 ऑफ देम स्कोर्ड एग्जैक्टली 41। डी बोल रहा है एट मोस्ट 2 ऑफ देम स्कोर्ड मोर देन 40, एंड ई बोल रहा है एटलीस्ट 1 ऑफ देम स्कोर्ड लेस देन 40। तो अपन स्टार्ट करते हैं। मस्ट बी ट्रू स्टेटमेंट पता करने के लिए आप क्या करो कि जो ऑप्शंस में लिखा है ना उसके अगेंस्ट जाओ, तो आपको इजीली मिल जाएगा मस्ट बी ट्रू ऑप्शन क्या है। तो पहले जैसे मान लो कि अपन बात करें यहाँ पे ए ऑप्शन की, तो ए बोल रहा है कि अगर 5 स्टूडेंट मैंने लिए हैं ए बी सी डी और ई, ठीक है, तो एटलीस्ट 3 का स्कोर मैक्सिमम 40 होना चाहिए, मतलब कम से कम 3 बच्चे होने ही चाहिए जिनके मैक्सिमम 40 हो। तो भाई इसके अगेंस्ट चलते हैं अपन, हम तो 2 स्टूडेंट रखेंगे जिसके मैक्सिमम 40 हो। तो लेट से मैंने मान लिया कि ये दोनों के 39 है। ठीक है, तो बाकी के कितने होंगे, अब देखो बाकी के स्कोर आप पता कर सकते हो। मान लो देखो सबको 40 दे दो पहले तो, जो कि अलाउड नहीं है, बस समझने के लिए कि अपन स्कोर क्या दे सकते हैं। तो 40 सबको दोगे तो एवरेज 40 मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे आपने क्या करा, एक एक कम दिया है, तो बाकी की वैल्यूज आप ऑब्टेन कर सकते हो डायरेक्ट। तो यहाँ आपने 1 1 कम दिया, तो 1 और 1 2 कंपेंसेट करना पड़ेगा बाकी 3 में एवरेज 40 मेंटेन करने के लिए। तो मान लो आपने एक को दे दिया 41, इसको दे दिया 41, और ये
कंपेंसेट हो गया और ई का 40 मेंटेन हो गया। तो आप देखोगे इसका जो टोटल है ना, ये 200 ही है। तो इसका टोटल 200 है, मतलब एवरेज तो मेंटेन्ड है क्या, 40। बट क्या बोला गया था, किसी को 40 नहीं दे सकते आप। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन थोड़ा गलत जा रहा है कि आप ई को 40 दे रहे हो, इसमें गलत बात है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि चलो भाई दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। ए के अगेंस्ट तो जाना ही है, ए बोल रहा है कि मिनिमम 3 बच्चे होने चाहिए जिसके मैक्सिमम 40 हो। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेते हैं। लेट्स से कि एक को अपन दे देते हैं 35 और एक को 39। तो अब मैंने यहाँ पे कितना कम किया है, 40 में से 5 कम और 40 में से एक कम, मतलब मैंने 6 कम किए हैं। तो एक 41 हो जाएगा, ये 42 और एक 43। तो 3 + 2 5 + 1 6। तो एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। इसका भी आप टोटल देख रहे हो 200 मेंटेन्ड है, तो एवरेज भी 40 मेंटेन्ड है। तो मतलब ए पॉइंट के अगेंस्ट अपन जा सकते हैं। तो ये मस्ट बी ट्रू कंडीशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप जिसके अगेंस्ट जा सकते हो और क्वेश्चन की कंडीशन मेंटेन कर सकते हो, वो स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू नहीं हो सकता। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि भाई ए बोला था कि मिनिमम 3 बच्चे होने चाहिए जिसके मैक्सिमम 40 हो, तो हमने तो भैया 2 ही स्टूडेंट रखे हैं जिसके मैक्सिमम 40 है, तब भी एवरेज 40 का मेंटेन्ड है। ठीक है, तो मतलब ए ऑप्शन तो आपका सीधे सीधे एलिमिनेट हो गया, ये मस्ट बी ट्रू नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखें कि अगर आपने ध्यान से ऑप्शन देखा डी, तो डी भी आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो इसी कॉम्बिनेशन से। डी क्या बोल रहा था, ज्यादा से ज्यादा दो, एटमोस्ट 2 ऑफ देम स्कोर्ड मोर देन 40। ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे हैं जिसके 40 मार्क्स से ज्यादा होंगे। हमारे कॉम्बिनेशन में तो 3 स्टूडेंट है जिसके 40 से ज्यादा है। तो मतलब डी भी आपका क्या है, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये मस्ट बी ट्रू नहीं हो सकता। मतलब इस कॉम्बिनेशन से आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब सेकंड ऑप्शन देखें, बोल रहा है एटलीस्ट 3 ऑफ देम स्कोर्ड मोर देन 40। बी बोल रहा है भाई 3 स्टूडेंट होने ही चाहिए कम से कम जिसके 40 से ज्यादा हो। ठीक है भाई, चलो इसके अगेंस्ट चलते हैं बी के। तो लेट से मान लो मैंने क्या करा, 2 स्टूडेंट, एक को 80 दे दिया, एक को 60 दे दिया। 80 60 कितना हो गया, 140। तो मैं अगेंस्ट जा रहा हूँ, ये बोल रहा है मिनिमम, बी ऑप्शन बोल रहा है मिनिमम 3 होने चाहिए जिसके 40 से ज्यादा हो। मैं सिर्फ 2 ही स्टूडेंट रख रहा हूँ जिसके 40 से ज्यादा है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि बाकी 3 का स्कोर क्या होगा। तो बाकी का आप बना सकते हो, जैसे 80 60 हो गया 140, मतलब 60 और बनाना है, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने 60। तो आप बना लो, एक को 12 दे दो, एक को 18 दे दो, तो ये हो गया 30, और एक को 30 दे दो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो 10 तो देना नहीं है, तो 10 अपन नहीं दे सकते, तो इसलिए 12 18 और 30 से अपन ने अगेन टोटल मेंटेन कर लिया क्या, 200। तो मतलब इससे एवरेज भी मेंटेन है और अपने से 2 ही स्टूडेंट है। बी कंडीशन के अकॉर्डिंग से 2 ही स्टूडेंट है जिसके 40 से ज्यादा है, बट बी बोल रहा है भाई 3 कम से कम होने चाहिए। हमारे तो 2 स्टूडेंट में भी एवरेज 200 का मेंटेन्ड है। मतलब इस कॉम्बिनेशन से 2 स्टूडेंट है जिसके सिर्फ 40 मार्क्स से कम है, एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट है, बाकी सबके 40 से कम है। तो पॉइंट ये है कि बी भी आपका मस्ट बी ट्रू नहीं होगा। अब नेक्स्ट, एटलीस्ट वन ऑफ देम स्कोर्ड एग्जैक्टली 41। अब भाई इसी कॉम्बिनेशन को देख लो, क्या कोई है 41 वाला, जरूरी है क्या 41 होना, नहीं। तब भी एवरेज आपका क्या बना रहेगा, 40। तो दैट मीन्स सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। 4 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही गए, तो मतलब आपका आंसर ऑप्शन ई है। बट ई ऑप्शन बहुत क्लियर रखना है, ये कॉन्सेप्चुअली भी आपको पता होना चाहिए। ई क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ देम स्कोर्ड लेस देन 40। ये बात तो भाई सही है। देखो पॉइंट ये है कि अगर ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 स्टूडेंट है। ठीक है, अब अगर मैं इसके अगेंस्ट जाता हूं कि एटलीस्ट वन ऑफ देम स्कोर्ड लेस देन 40, अपन सबको 40 से ज्यादा देते हैं, सबको। ठीक है, ये ई बोल रहा है एक तो होना ही चाहिए कम से कम जो 40 से कम का हो। तो इसके अगेंस्ट जाते हैं, अपन सबको 40 से ज्यादा अगर दे दें, तो पॉइंट ये है, तो आप बहुत क्लियरली बोल सकते हो लॉजिकली कि यार अगर सबके 40 से ज्यादा है, तो एवरेज 40 कैसे हो सकता है। एवरेज तो मिनिमम 40 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो आप सबको 40 से ज्यादा दे दोगे तो 40 एवरेज कभी मेंटेन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एवरेज क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई करता है। तो 40 से ऊपर ही सबसे मिनिमम होगा अगर, तो आपका एवरेज कभी 40 पहुंच नहीं सकता। तो दैट मीन्स ये बात तो सही है ई की, कि कम से कम एक तो होना ही चाहिए जिसके 40 से कम हो। तो पॉइंट यहाँ पे क्लियर रखना है अपन को कि ई ऑप्शन आपका करेक्ट है, और ये कॉन्सेप्चुअली भी सही बात है कि एक तो हो जो 40 से कम हो। तो ई इज दी मस्ट बी ट्रू
कंडीशन। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो कॉम्बिनेशन भी बना के देख लो कि जैसे मान लो आपको रखना है एटलीस्ट वन ऑफ देम स्कोर्ड लेस देन 40, तो आप क्या करो यहाँ पे, जैसे मान लो एक को अपन ने दे दिया 35, तो दूसरा क्या बना सकते हो, दैट इज 41, 42, 43। अब आपने देखो कितना कम किया है, या फिर आप एक काम करो, इसको 30 कर दो तो आपका इजीली बन जाएगा। इसको अपन कर देते हैं 30। ठीक है, तो एक अपन ने मेंटेन करा 40 से लेस, तो मतलब 40 से कितना कम है, ये 10 कम है, तो आगे 10, 10 का टोटल बना लो। तो कैसे बन जाएगा आगे 10 का टोटल, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बना लें अपन। तो ये बन जाएगा आपका, एक ले लो 41, एक 42, 43, तीन दो पाँच और एक छः, और एक 44। तो ये आप टोटल देख रहे हो कितने का बन गया, 200 का। और उसमें एक को तो अपन को क्या करना है, 40 से कम रखना ही पड़ेगा अगर एवरेज कितना मेंटेन करना है, 40 का। तो एक ये कॉम्बिनेशन हो गया। तो पॉइंट ये है, अगर आपका एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ई ऑप्शन देख के डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते थे। अगर ये नॉलेज है कि भाई 40 एवरेज मेंटेन करना है, ठीक है, तो ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जिसके 40 से, मतलब ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जिसके सबके 40 से ज्यादा हो। तो पॉइंट ये है कि ई इज द रिक्वायर्ड मस्ट बी ट्रू ऑप्शन। सो ऑन दैट बेसिस जो भी मैंने अभी आपको बताया, कॉम्बिनेशंस कैसे ट्राई करने हैं, 40 के अराउंड ट्राई करने हैं ताकि आप बाकी वैल्यू जल्दी निकाल पाओ। सो ये कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज करो, समझो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।